राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम विशेषण टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यानी आज की इस कंप्लीट क्लास के अंदर आप विशेषण पूरा सीख जाएंगे। विशेषण से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इतना वादा करता हूं इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद वह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं, विशेषण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमारा संज्ञा और सर्वनाम पर पहले ही क्लास आ चुकी है, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो बात यह थी कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। मैंने वो चीज आपको बताई थी कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। उसी तरह विशेषण भी एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं पहले, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि भाई विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं हम। विकारी शब्द, विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो एक विकारी शब्द है। यानी इसके अंदर लिंग काल कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, तो ये विकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम भी क्या है, विकारी शब्द है। और साथ में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, वो भी क्या है, विकारी शब्द है। और ये मिलकर कुछ क्रिया करेंगे तो वो क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। तो मैंने इतना आपको बता दिया था। क्रिया हम आगे पढ़ेंगे तो क्रिया का जिक्र अब हम नहीं करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। इस क्लास को पूरा देखने के बाद दोस्तों, आप इतना तो मैं आपसे वादा कर ही सकता हूं कि विशेषण से रिलेटेड कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये क्लास 1 घंटे के पार जा सकते हैं, इतना मुझे लगता है, लेकिन विशेषण से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। विशेषण क्या है आज की क्लास का टॉपिक, विशेषण। विशेषण, अब विशेषण क्या है मैंने आपको बता दिया। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने उदाहरण लिया, रमेश एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है, इतना समझिए आप, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। और एक चीज मैं आपको यहां पर आगे और लिख देता हूं, वह इंटेलिजेंट भी है। इंटेलिजेंट को छोड़ो आप, वह ईमानदार भी है। चलिए ईमानदार को छोड़िए, वह सुंदर भी है। ये मैंने पूरा यहाँ नहीं लिख पाया, तो ये इतना आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या है वो मैं आपको सब बताता हूं। जैसे आपको पता है रमेश क्या है, रमेश है संज्ञा। ठीक है, अब ये वह है, वह किसकी जगह प्रयोग हुआ है, वह इस लड़के की जगह प्रयोग हुआ है। वह लड़के की जगह प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ये कतई विशेषण नहीं है। सुंदरता और अच्छापन, ये क्या है, ये रमेश की विशेषता है। यानी रमेश नाम का लड़का है, उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। अच्छा क्या है उसकी, ये अच्छा ही क्या है, उसकी विशेषता है। और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कह देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपके, जैसे यही क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए, बाकी लेवल तो बहुत ज्यादा हाई जाएगा इस क्लास के अंत तक। तो जैसे कि रमेश अच्छा लड़का है, वह सुंदर भी है, इसमें ये इतना ही आ गया। मान लीजिए कि रमेश अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण है ये अच्छा। ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा है ये रमेश और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है अच्छा। और रमेश की विशेषता है कि वो अच्छा है, और यही इसका क्या हो गया, विशेषण। आई होप आपको ये इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। सुंदरता क्या है, सुंदरता है विशेषण। ये है मतलब उस लड़के की क्या है, विशेषता है, और विशेषता को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, विशेषण तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने एक वर्ड और सुना होगा, वो वर्ड है विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। ठीक है, ये विशेष्य, विशेष्य, तो इससे इतना सा आप समझ लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य के नाम से जाना जाता है। जैसे हम यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं, पिछली स्लाइड के अंदर आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पर हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, रमेश की विशेषता बता रहे हैं। तो रमेश क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर और डिटेल से समझाता हूँ, अलग उदाहरण दे लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर भाषाएं लिखा देता हूँ पहले तो। जिस
संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाए, ठीक है, बताई जाए, वह विशेष्य कहलाता है। उदाहरण लेता हूं मैं आपके, एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई बालक है, वो क्या है, कतई नटखट है, नोटी है वो, ठीक है। तो यहां पर नटखट बालक, नटखट बालक। अब नटखट बालक में ये क्या है, नटखट बालक, नटखट है, ये बालक की विशेषता है कि वो नटखट है, तो यहां पर विशेषण तो ये हो गया, ये क्या है, विशेषण। और किसकी विशेषता है कि वो नटखट है, तो ये बालक की विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य, ये हो गया विशेष्य, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो बहुत ही प्यारा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्यारा बच्चा, ठीक है, प्यारा बच्चा। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, बच्चे की, तो ये क्या है, विशेष्य। और प्यारापन क्या है, विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता है वो ही क्या है, विशेषण। तो ये है उसकी विशेषता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं यहां पर विशेषण। तो हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब ये एकदम आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको उदाहरण से ही समझा देता हूं। उदाहरण देखते ही आप समझ में आ जाएगा आपके कि विषय विशेषण कौन सा है और विशेष विशेषण कौन सा है और विधेय विशेषण कौन सा है। जैसे मैंने लिखा वह अच्छा बालक है, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आप समझ लीजिए कि ये अच्छा लड़का है, ठीक है। और एक और मैंने उदाहरण लिया कि राम की बकरी काली है। बस इतने से आप समझ लीजिए कि यहां पर ये लड़का क्या है, लड़का है संज्ञा या सर्वनाम, मतलब संज्ञा है ये लड़का। संज्ञा शब्द से जो पहले विशेषता बताने वाला शब्द आता है यानी विशेषण जुड़ता है, तो उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। इतना सा आप समझ लीजिए, इसे विशेष विशेषण कहते हैं। अब आपको बात नहीं समझ में आई है तो मैं आपको बता देता हूं, इनमें फर्क यह है कि यह अच्छा लड़का है और राम की बकरी काली है, राम की बकरी काली है। तो यहां पर यह संज्ञा शब्द है, यहां पर सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर संज्ञा शब्द है बकरी और यहां पर संज्ञा शब्द है लड़का। यहां पर संज्ञा शब्द से पहले यहां पर अच्छा जुड़ा है, यानी विशेषता बताने वाला शब्द जुड़ा है, विशेषण जुड़ा है। तो यदि संज्ञा शब्द से पहले विशेषण जुड़ता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। और यदि संज्ञा शब्द से ये काली है, क्या है उसकी विशेषता है, संज्ञा शब्द के बाद में विशेषण जुड़ता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। उसे क्या, विधेय विशेषण कहा जाता है, विधेय विशेषण कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा तो लिखाऊंगा ही, लेकिन इसके उदाहरण को मैं आपको और समझा देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या है। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण दे देता हूं आपको विशेष विशेषण के, किसके, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण के उदाहरण देता हूं। देखो इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ साथ के अंदर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके आप आराम से 10 मिनट के अंदर पूरी लिख सकते हैं। समझने पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नटखट बालक, वो पहले वाला उदाहरण लेते हैं। कौन सा बालक, नटखट बालक। एक मिनट, यहाँ पर हम लेते हैं नटखट बालक।
तो संज्ञा शब्द से पहले जुड़ा है विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया विशेष्य विशेषण। ठीक है, प्यारा बच्चा, संज्ञा शब्द से पहले जुड़ा है क्या, विशेषण, तो ये क्या हो गया, विशेष्य विशेषण। उसके बाद में कोई और उदाहरण ले लेता हूं, रंग बिरंगी चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, रंग बिरंगी क्या है, विशेषण है, और चिड़िया क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर रंग बिरंगी चिड़िया विशेषण संज्ञा से पहले जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया, हो गया आपका विशेष्य विशेषण। अब मैं आपको विधेय विशेषण का भी उदाहरण दे देता हूं कि भाई ये विधेय विशेषण क्या होते हैं। एक बार विधेय विशेषण का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा काली गाय, नहीं ये तो वही हो गया, उसकी गाय काली है। ठीक है, या जैसे मैंने लिखा उसकी बकरी सफेद है, उसकी बकरी सफेद है, तो ये संज्ञा शब्द है बकरी, उसके बाद में आया है विशेषण, तो इसे हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, इसे विधेय विशेषण के नाम से हम जानते हैं। आई होप आपको ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ये समझाने के लिए था, अब परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये क्या हुआ रे, विशेष, ये तो गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, हम लिखते हैं विशेष्य विशेषण। प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं विशेषण के भेद, तो विशेष्य विशेषण, तो परिभाषा हम इसकी लिखते हैं कि जो संज्ञा से पहले आते हैं, तो जब विशेषण पद, जब विशेषण पद संज्ञा पद से पूर्व प्रयोग होता है, पूर्व प्रयोग हो, पूर्व प्रयोग हो, तो वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है, कोई और उदाहरण आप लिखना चाहे, जैसे कि वफादार कुत्ता, संज्ञा शब्द से पहले क्या जुड़ा है, यहां पर संज्ञा शब्द से पहले जुड़ गया है विशेषण कुत्ता, वफादार कुत्ता, तो संज्ञा से पहले जुड़ा है यहां पर विशेषण, तो यहां पर वफादार कुत्ता। एक और उदाहरण आपको देना चाहूं तो क्रूर डाकू, क्रूर डाकू, डाकू से पहले जुड़ा है विशेषण, तो ये हो गया विशेष्य विशेषण। अब हम देख लेते हैं विधेय विशेषण। ये विधेय विशेषण क्या होता है, तो हेडिंग डालते हैं हम विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, तो इसकी लिखते हैं हम परिभाषा, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से बाद में जुड़े तो वो विधेय विशेषण हो जाता है, जब विशेषण पद संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए तो वह विधेय विशेषण होते हैं। कौन से विशेषण होते हैं, वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई उदाहरण लिख देता हूं मैं आपके सामने, तो रवि की किताब ऐसे लिख देता हूं, या रमेश की किताब, रमेश की किताब नीली है,
या महंगी है, ऐसे लिख देता हूं, महंगी है। महंगी क्या है? विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द है। किसकी? किताब की। तो यहाँ पर किताब क्या है? संज्ञा। तो ये हो गया एक इसका उदाहरण विधेय विशेषण का। और उदाहरण देखना चाहें तो पड़ोसी का बच्चा नटखट है। पड़ोसी का बच्चा नटखट है, तो वो मतलब संज्ञा शब्द के बाद में जोड़ा है ये विशेषण, तो ये हो गया विधेय विशेषण। आई होप मेरे हिसाब से इतने उदाहरण आपके लिए काफी होंगे। और अब हम यहाँ पर इसके भेद की ओर चलते हैं। तो मुख्य भेद है अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद। तो हेडिंग डाल लेते हैं, अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद। तो कितने हैं? 6 भेद है, सॉरी 4 भेद है। अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद, तो कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उनके नाम मैं आपको पहले लिखा देता हूं, उसके बाद में चलिए हम एक एक को डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, नाम को छोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, परिणामवाचक और आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे लास्ट के अंदर। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं गुणवाचक। गुणवाचक ऐसे सर्वनाम पद जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण और दोष के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं। तो परिभाषा में लिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ये सा वादा है मेरा, ठीक है। जिन विशेषण पदों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष, यानी कि उसका अवगुण, गुण अथवा दोष को क्या है? अवगुण। अब जैसे कोई बेईमान है तो ये उसका अवगुण है, कोई ईमानदार है तो ये इसका गुण है। चाहे गुण हो या फिर उसका दोष हो या अवगुण हो, उसे गुणवाचक विश्लेषण के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अथवा गुण अथवा दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण भी आपको मैं दूंगा, विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि होशियार बालक, ठीक है, होशियार बालक। अब ये होशियार बालक क्या है? इसका गुण है, तो ये गुणवाचक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम और उदाहरण ले लेते हैं, लड़के की सुंदरता, सुंदर लड़की, ठीक है, सुंदर लड़की। तो ये लड़की की सुंदरता है, ये क्या है? इसका गुण है। वहीं हम और देखते हैं, नटखट बच्चा, शरारती है, नटखट है, नटखट बच्चा, ये क्या है? तो इसका अवगुण, लेकिन यह है कि गुण ही उसका, ठीक है। अवगुण को ही गुण मानना पड़ेगा हमें गुणवाचक विशेषण के अंदर, गुणवाचक। तो इतने उदाहरण मेरे हिसाब से इसके लिए आपके एनफ होंगे समझने के लिए। तो गुणवाचक के भेद भी हैं, 6 भेद हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणवाचक के भेद कितने हैं। तब तक आप इसको उतारिए और रिवीजन कीजिए। गुणवाचक क्या है? जिन विशेषण पदों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य भेद हैं, उनको हम अभी बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण के भेद, एक एक विशेषण को हम 4 विशेषण एक एक को डिटेल के साथ समझेंगे, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी तो हो सकती है, लेकिन इस क्लास को एंड तक देखने के बाद मेरे हिसाब से विशेषण रिलेटेड कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। गुणवाचक विशेषण के भेद कितने भेद है? 7 भेद है। अब मैंने आपको बता दिया कि विशेषण शब्द ऐसे विशेषण पद जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण या मतलब संज्ञा या सर्वनाम पदों के गुण का बोध हो, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, इससे 7 और बन जाएगी।
भेद कितने हैं? 7 है। तो पहला हम लिख लेते हैं, पहला है अपना रंग बोधक। जो रंग के आधार पर, रंग एक तरह का गुण है, वो काला है, गोरा है, सांवला है, ये कैसा है? ये उसका गुण है। गुण में ही एक इसकी सब कैटेगरी है रंग बोधक। तो रंग के अंदर आते हैं जैसे कि लाल कपड़ा, ठीक है, मैं आपको लिखाता हूं, जैसे कि लाल कपड़ा, लाल कपड़ा या लाल दुपट्टा, कुछ भी हो। नीला आकाश, नीला कलर है, ये आकाश का क्या है? गुण है। आकाश का क्या है? गुण है, नीला आकाश। खरगोश सफेद है मान लो, ठीक है, सफेद खरगोश। सफेद का गुण है, मतलब खरगोश का गुण है कि वो सफेद है। जैसे मान लेते हैं नीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा। और कोई शर्ट है तो भाई हम मान लेते हैं कि गुलाबी शर्ट, ठीक है, ये कमीज बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये रंग बोधक है। अब हम दूसरी हेडिंग डालते हैं, रंग बोधक गुणवाचक विश्लेषण, मतलब गुणवाचक विश्लेषण है रंग बोधक, ठीक है। अब है गुण बोधक या गुण या दोष बोधक, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ही है, गुण या दोष बोधक, ठीक है। जैसे कि खराब गुण हो या फिर उसके अच्छे गुण हो। जैसे कि कोई बच्चा है वो अच्छा है, तो अच्छा बच्चा, जैसे कि यहां पर हम लिख लेते हैं अच्छा बच्चा, उसका गुण है अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। सुंदर लड़की, ये उसका गुण है। या कोई बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति, ठीक है, या दुर्चरित्र, चरित्रहीन या दुर्चरित्र मानव, ठीक है, मनुष्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सुंदरता, अच्छापन, सुंदरता है, सुंदर है, अच्छा है, ये उसके गुण है यार। और ये अवगुण है, गुण हो या दोष हो, उन्हें हम गुण दोष बोधक यहाँ पर क्या और लगा देते हैं, गुणवाचक विश्लेषण के अंदर कंसिडर करते हैं। तो गुणवाचक विश्लेषण का तीसरा भेद है हमारा दशा या अवस्था बोधक। तो दशा बोधक, दशा बोधक या अवस्था बोधक, दशा बोधक या अवस्था बोधक, ठीक है। अवस्था कि वो मोटा है, कोई आदमी पतला है, ठीक है, अमीर है, या वो गरीब है, ठीक है, ये क्या है? उसकी दशा है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि मोटा आदमी, पतला लड़का, अमीर आदमी, गरीब किसान, या दुर्बल, दुर्बल लड़का। ये ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कमजोर आदमी, ये क्या है? दशा है या उसकी अवस्था है? कमजोर आदमी, ठीक है, ये या तो उसकी दशा है या फिर उसकी अवस्था है। तो गुणवाचक विश्लेषण के हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं, रंग बोधक विश्लेषण, गुण दोष बोधक गुणवाचक विश्लेषण, दशा बोध या दशा बोधक या फिर अवस्था बोधक गुणवाचक विश्लेषण, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्वादवाचक, ठीक है, वो एक स्वाद का बोध कराता है। तो स्वाद बोधक जो होता है, स्वाद बोधक। अब स्वाद कितने तरह के होते हैं आपको पता ही है, मीठा होता है, फीका होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो पहला हम लिख लेते हैं खट्टा स्वाद है, मीठा स्वाद है, तीखा भी है, स्पाइसी, ठीक है, कड़वा भी है। तो ये क्या है? स्वाद है, ठीक है। अगला हम लिखते हैं 5वां गुणवाचक विश्लेषण का भेद है आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू शेप। तो आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक के अंदर कि भाई कोई है, मान लो तिकोना है, तिकोना मकान है किसी का, तिकोना मकान है, तिकोना मकान है,
चौकोर खेत है, ठीक है, या आकार है तो उसका चौकोर खेत है, या चौकोर मान लो प्लाट है, उसका चौकोर प्लाट है, ठीक है। तो ये उसके आकार के आधार पर गुणवाचक विश्लेषण के यहां पर भेद पढ़ लिए हैं हमने। अगला है गंध के आधार पर, तो क्या है गंधबोधक। गंधबोधक, गंधबोधक क्या होता है? गंध किस किस तरह की हो सकती है? या तो खुशबूदार होगा या बदबूदार होगा, ठीक है, खुशबूदार, बदबूदार। ये क्या है? गुणवाचक विश्लेषण के भेद। और सातवां हम लास्ट में पढ़ते हैं संज्ञा गुणबोधक, इसे व्यक्तिवाचक विश्लेषण भी कहते हैं। संज्ञा गुणबोधक बोधक या व्यक्तिवाचक विश्लेषण, व्यक्तिवाचक विश्लेषण, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि संज्ञा या गुण के आधार पर गुणवाचक विश्लेषण का एक भेद है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि जैसलमेर का क्या प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर के ऊंट लिखना नहीं है, कारक वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है, जैसलमेरी ऊंट आ गया, जैसे जैसलमेरी ऊंट। नागौरी बैल, ये इसके आते हैं अंडर, ठीक है, नागौरी बैल। जयपुर की जुत्ती, यानी जयपुरी जुत्ती, जयपुर की नहीं लिखना है, जयपुरी जुत्ती। जोधपुरी साफा, जोधपुरी साफा, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? बीकानेरी भुजिया, ठीक है। यहां पर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा संज्ञा, लेकिन इसके अंदर वो बीच में नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है, ऐसा समझ लिया आप, कोई कारक नहीं है इसके बीच में, तो उन्हें संज्ञा गुणबोधक या व्यक्तिवाचक के नाम से जाना जाता है। इतने मैंने आपको समझा दिए है। जैसे कि यहाँ पर राजस्थानी व्यक्ति ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं हिमाचली सोल, हिमाचली सोल, हिमाचल के सोल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर आगरा, वो तो नहीं बैठेगा, वो तो आगरा में ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, आगरा का पेठा है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। तो हम आगे इतने इतने उदाहरण मेरे हिसाब से काफी होगा। या इलाहाबाद के अमरूद लिख सकते हैं, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद। तो ये इतने गुणवाचक विश्लेषण के 7 भेद हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला हम अपना विशेषण का भेद शुरू करेंगे गुणवाचक संख्यावाचक विश्लेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विश्लेषण हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं संख्यावाचक विश्लेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ऐसे विशेषण पद जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो वो संख्यावाचक विश्लेषण होते हैं। तो जिन विशेषण पदों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, वो क्या होते हैं? संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, विश्लेषण नाम आ रहा है मुझे, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। तो ऐसे विशेषण पद जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में बताते हैं तो वो संख्यावाचक विश्लेषण होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ ही समझा देता हूं। तो उदाहरण है 5वां पत्थर, ठीक है, 5वां पत्थर। तो कितने नंबर का पत्थर हुआ? 5 नंबर का पत्थर हुआ।
तो यहाँ पर नंबर बता रहे हैं पत्तर 5 या 5 पत्तर हो गया, ठीक है। या 12 किताबें, 12 किताबें, ठीक है। 9 चूड़ियां, चूड़ियां। तो ये क्या है, संख्या बता रहा है। तो यहां पर संख्या बता रहे हैं, तो इसमें संख्या देखो ऐसे फिक्स भी हो सकती है संख्यावाचक के अंदर, या फिर ऐसे भी हो सकती है कि बहुत सी किताबें, किताबें यहां पर 12 किताबें लिखे तो यहां पर बहुत सी किताबें, ठीक है। या कुछ पत्तर, कुछ व्यक्ति, व्यक्ति, ऐसी भी हो सकते हैं। अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि संख्यावाचक विश्लेषण के अंदर निश्चित और अनिश्चित दोनों ही होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं संख्यावाचक विश्लेषण के भेद कौन कौन से हैं। संख्यावाचक विश्लेषण के आप भेद पढ़ लेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का क्या मीन है। तो संख्यावाचक विश्लेषण को मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं, संख्यावाचक, संख्यावाचक विश्लेषण है, ठीक है। इसका एक तो है आपकी निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण, सॉरी विशेषण, विश्लेषण मुझे नाम क्यों आ रहा है पता नहीं। लेकिन निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या होती है, मैंने आपको बताया कोई कुछ, मतलब कोई सॉरी कोई नहीं, कुछ व्यक्ति और अनेक व्यक्ति, इस तरीके से यहाँ पर आते हैं तो वो हो जाते हैं आपके अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण विशेषण। और निश्चित संख्या होती है जैसे कि 8 आदमी, 8 आदमी निश्चित संख्या है। जैसे कि 9 चूड़ियां, मैंने आपको अभी लिखाई थी, 9 चूड़ियां निश्चित संख्या है। उसी तरह 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह कुछ लोग, कुछ साड़ियां, या ऐसे लिख सकते हैं कुछ चूड़ियां, यहां पर कुछ में कितनी है किसी को पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा। बहुत सी चूड़ियां लिख सकते हैं, बहुत सी चिड़ियां लिख लेते हैं, बहुत सी चिड़ियां, बहुत सी चिड़ियां, इसमें फिक्स नंबर नहीं होता। तो निश्चित, यहां पर निश्चित मैंने गलत लिख दिया है, निश्चित लिख दिया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं निश्चित, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं निश्चित, निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या के अंदर 8, 9, 10 ऐसी होती है, भाई इतने आदमी हैं वहां पर आए हैं, इतनी सारी चूड़ियां लेकर आए हैं, 10 व्यक्ति है वहां जा रहे हैं। तो एक निश्चित संख्या विश्लेषण है, निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है। वही अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग कितने भी हो सकते हैं, 500, 1000, 10,000, कितने भी हो सकते हैं। कुछ चूड़ियां, उसमें कितनी भी चूड़ियां हो सकती है, बहुत सी चूड़ियां, और बहुत सी चूड़ियां भी कितनी भी चूड़ियां हो सकती है, ठीक है, बहुत सी चिड़ियां। अब आप अगर ये 2 नंबर वाला था हमारा संख्यावाचक विशेषण, क्या था, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कुछ विद्वान हैं वो संख्यावाचक विश्लेषण के अंदर ही परिमाणवाचक है ना, वो परिमाण वाचक को कंसीडर करते हैं। लेकिन हम इसको 3 नंबर डाल के पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इनके भेद बताता हूं। उससे पहले मैं आपको निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण के कितने भेद हैं उसके बारे में समझाता हूं। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। ये क्या हुआ रे,
तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं निश्चित के निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, इसके कितने भेद हैं हम पढ़ लेते हैं। तो इसके भेद हैं दोस्तों 6। निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण के 6 भेद हैं। जैसे मैंने आपको गुणवाचक विश्लेषण के 7 भेद बताए हैं, उसी तरह यहाँ पर संख्यावाचक विश्लेषण के 2 मुख्य भेद हो गए। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। उन 6 भेद को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, यानी सब विशेषण है ये एक तरह से। तो पहला है पूर्णांक विश्लेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, पूर्णांक बोधक मतलब जिसके अंदर फिक्स संख्या हो। ठीक है, जैसे कि 7 रुपये, 9 लोग, फिक्स है वो। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। उसी तरह अगला हो जाएगा अपूर्णांक बोधक, 9 लोग हो गए। ठीक है, 10 आदमी। ठीक है, अब इसको ये पूर्णांकवाचक है ना, इसको गणनावाचक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहीं नाम आ जाए ना गणनावाचक, तो ये पूर्णांक बोधक जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद के अंदर आता है। निश्चित संख्यावाचक आता है संख्यावाचक विशेषण के अंदर, ये याद रख लेना। इतना डीप में आपका नहीं आएगा, जब क्वेश्चन में आपको कराऊंगा ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, तो आप सपक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लेते हैं हम अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अपूर्णांक के अंदर जो यहाँ पर ये विशेष्य होगा ना, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो निर्जीव होता है। आप इतनी चीज याद रखो, निर्जीव होता है तो ऐसा तो है नहीं कि 2.5 गाय हो गई, यहाँ पर 2.5 रुपये हो गए। जैसे कि 2.5 रुपये मेनली ये अपूर्णांक बोधक का रुपये के लिए यूज होता है। 1.25 रुपये, 3.25 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपूर्णांक बोधक। अगला हम पढ़ते हैं 6 भेद हैं, 6 में से 2 हमने पढ़ लिए हैं। तो अगला है क्रम बोधक। क्रम बोधक मेरे हिसाब से इतनी क्लास तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि एकदम सिंपल है विशेषण। ठीक है, इसको सही भाषा में लिखा जाए तो एकदम सिंपल है। क्रम बोधक इनकी स्टेप बाय स्टेप 5वां, 6ठा, 7वां, दूसरा, ये क्रम के अनुसार है, तो क्रम बोधक विश्लेषण के नाम से जाना उससे जाता है। तो जैसे कि पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, ठीक है, 8वां, 16वां। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका क्रम बोधक हो जाता है। अब आप, मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे कि तीसरी गली, मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं। तीसरी गली, और यहां पर 7वीं किताब, ठीक है। या फिर संस्कृत वाले शब्द भी इसके अंदर आ सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये सब क्या है, क्रम बोधक विशेषण में आते हैं, क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण में। अलग है समुदाय बोधक, मतलब चौथा है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक, समुदाय मतलब छोटा ग्रुप, समुदाय। ठीक है, जैसे कि तीनों बच्चे, विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। तीनों बच्चे, 8 भैंसे, 8 गाय लिख लेते हैं, 8 गाय, 500 किताबें। यहां पर क्या है, एक निश्चित समुदाय है। तो ये हो गया, 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। रिवीजन कराऊंगा तो आपको एकदम डिटो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं आवर्ती बोधक। अब आवर्ती से आप मतलब समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं। आवर्ती का होता है मतलब रिपीटेशन। ठीक है, यानी कि मल्टीपल। ऐसे समझ लीजिए कि कोई चीज 10 गुना, 4 गुना,
5 गुना, तो उसे आवर्ती बोधक कहा जाता है। तो कोई चीज है जैसे कि 4 गुना रुपए, 5 गुना भैंस हो गई, ऐसे। तेरे पास कितनी भैंस है? 5 भैंस है। मेरे पास तेरे से 4 गुना भैंस है, मतलब 20 भैंस है। ठीक है, तो यहां पर जैसे 4 गुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, 1000 गुना, ये होता है आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण। अगला और लास्ट है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक को बोध कराने वाला। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। प्रत्येक को बोध कराने वाला जैसे एक एक बालक, एक एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान। तो ये हो गए संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद। कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको और बता देता हूं। तो संख्यावाचक के अंदर हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, तो वो है पूर्णांक बोधक, इसमें जैसे कि 7 रुपये, 9 लोग, 10 आदमी। ठीक है, पूर्णांक बोधक को गुणवाचक भी कहा जाता है। और अपूर्णांक बोधक में जैसे कि 2.5 रुपये, 1.25 रुपये, 3.25 रुपये, ये इसमें विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो निर्जीव होता है, तो मेनली रुपये के लिए प्रयोग में आता है। क्रम बोधक, ठीक है, क्रम बोधक जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, 1000वां। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तीसरी कड़ी, 7वीं किताब। समुदाय बोधक 3 बच्चे, 8 गाय, 5 किताबें, यानी 500 किताबें, तो एक समुदाय का वर्णन है इसमें। ठीक है, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक पढ़ रहे हैं हम। आवर्ती बोधक है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। और प्रत्येक बोधक एक एक बालक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो अब हम शुरू करेंगे अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक क्या हो गया आपका? विशेषण। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अगला हेडिंग डालते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले तो मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से। निश्चित में तो भाई एक फिक्स नंबर होता है, निश्चित नंबर होता है। तो यहां पर इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, वे संज्ञा पद जिन्हें गिना न गया हो, जिसकी गिनती न हो, मतलब गिनती हो तो सकती है लेकिन गिना न गया हो। गिनती की जा सकती है। अब मैंने बोल दिया 5 किलो आलू, तो आप वो गिन के बता सकते हैं, लेकिन आपने गिना नहीं, तो जिसकी गिनती नहीं वो अनिश्चित संख्यावाचक। या जिनकी गिनती संभव ना हो या निश्चित ना हो, जिसकी गणना निश्चित ना हो। कि भाई 5 किलो आलू मैंने आपको बताया, तो इसमें कितने भी आलू हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, निश्चित न हो, उनके लिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, उदाहरण भी आपको बता देता हूं। कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग कितने भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, बहुत सी चिड़िया, ये इसके मैं उदाहरण आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, बहुत सी चिड़िया, बहुत सी चिड़िया, या अनेक किताबें, अनेक किताबें, या कुछ बालक,
ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे कि कोई हजारों वर्ष से यहाँ पर पत्थर पड़ा है, ठीक है, तो वो हजारों वर्ष एक अनिश्चित संख्या है। हजारों वर्ष क्या है? एक अनिश्चित संख्या है। आदि इत्यादि इतने से आप समझ लेना, हजारों वर्ष, करोड़ों लोग, ये सब आए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अनिश्चित संख्या को मैं आपको एकदम डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है, अनिश्चित संख्या। तो अनिश्चित संख्या कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बोला सैकड़ों व्यक्ति। अब सैकड़ों व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? कोई निश्चित संख्या है क्या? मैंने 100 के लिए बोला है? बिल्कुल नहीं। मैं सैकड़ों में 98 99 भी हो सकते हैं, 101 1 2 सैकड़ों मतलब एक लमसम अमाउंट हमने बताया है। तो सैकड़ों व्यक्ति को हम बोल सकते हैं लगभग 100 व्यक्ति, ठीक है, लगभग 100 व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं। तो ये निश्चित तो नहीं हुआ ना, इसे बोला जाता है अनिश्चित संख्या, ठीक है। हमने बोला हजारों वर्षों से फलाना काम हो रखा है, हजारों वर्ष, तो यहां पर हमने बोला है कि कई हजार वर्ष या लगभग हजार वर्ष, लगभग हजार या कई हजार, हजारों, कई हजार, कई हजार। तो मतलब फिक्स संख्या तो हमें नहीं पता चल रहा है ना। फिक्स हो तो वो अनिश्चित न होकर निश्चित संख्या हो जाती है और वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूं, किसी के पास लाखों रुपए पड़े, तो लाखों रुपए का मतलब हुआ कि उसके पास लगभग लाख रुपए पड़े। उससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी है, ठीक है, लगभग लाख रुपए, लगभग लाख रुपए। तो इससे हमें समझ में आया कि अनिश्चित संख्या क्या होती है और निश्चित संख्या क्या हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब दो निश्चित संख्या मिलती है ना, तब भी एक अनिश्चित संख्या बन जाती है। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं, उदाहरण के साथ ही आपको समझाता हूं। दो निश्चित संख्या मिलकर भी एक अनिश्चित संख्या बनाती है। दो निश्चित संख्या मिलकर भी एक अनिश्चित संख्या बनाती है। जैसे कि 5-6 लोग, हमने लिखा 5-6 लोग। अब 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, तो एक अनिश्चित संख्या बन गई ना, ठीक है। उसी तरह हम लिख देते हैं 15-20 दिन। 15 है, 15-20 दिन से फलाना काम नहीं हुआ, ठीक है, 15-20, ठीक है। 15-20 क्या है? 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्या। जैसे हमने कोई और लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया 3-4 दिन, ठीक है, 3-4, या फिर हमने लिख दिया 7-8, 7-8 दिन से वो काम नहीं हुआ, तो ये सब क्या होगी? ये होगी आपकी अनिश्चित संख्या। तो मैंने यही तो चीज आपको बताने की कोशिश की है कि दो निश्चित संख्या मिलकर ही एक अनिश्चित संख्या का ही निर्माण करती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में हमारा बचेगा सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद में संज्ञा से विशेषण और विशेषण से संज्ञा किस तरीके से बनती है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक। देखो, तो वे विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के नापतोल के का बोध कराते हो, वो होते हैं परिमाणवाचक। तो हेडिंग लिखा देता हूं मैं आपको सीधी, मतलब आपको परिभाषा लिखा देता हूं। वे विशेषण पद जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल के मापतोल का
पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से होते हैं वो? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक आपको हेडिंग डाल के मतलब नोट डाल के लिख लेना है कि ये उन संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गिना नहीं जाता, जिन्हें गिना नहीं जाता। कि भाई जिन्हें गिना नहीं जाता है उसे मापा तोला तो जाता ही है, गिना नहीं जाता है। एक मिनट, गिना नहीं जाता है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको लिख देता हूं 3 किलो चीनी मैंने लिखा, 3 किलो मैंने लिखा 3 किलो चीनी। अब चीनी को गिन थोड़ी सकते हैं। अब आप कहेंगे एक एक दाने को गिनने लग जाए, वह तो भाई लॉजिकल बात है नहीं। चीनी को गिना नहीं जाता, इसलिए मापा जाता है। तो 3 किलो चीनी इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये याद रखना आप। 8 बाल्टी पानी लिख देता हूँ, 9 बाल्टी पानी लिख देता हूँ। ठीक है, 9 बाल्टी पानी। अब 9 बाल्टी पानी है तो क्या पानी को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जिसे गिना नहीं जाता उसके लिए वे विशेषण, यहाँ पर मैंने परिभाषा के अंदर लिखा है, वे विशेषण जिन्हें संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का पता चले, जिनसे या मापतोल का जिसमें बोध हो, तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 9 बाल्टी पानी है, इससे क्या तो मतलब क्या गिना थोड़ा जा सकता है? गिना नहीं जाता, इसलिए मापा जाता है इनको। दूध होगा, जैसे कि मैं 3 बाल्टी दूध लिख देता हूँ। ठीक है, 3 बाल्टी दूध। 3 बाल्टी दूध क्या है? इसे मापा जाता है या तोला जाता है, गिना नहीं जाता। ठीक है, बोरी भर चावल, बोरी भर चावल। अब चावल को गिनने लग जाए तो गिनने तो वैसे तो इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, ये ऐसा लॉजिकल इलॉजिकल बात आप करने चावल को गिन सकते हैं। बाकी बोरी भर चावल है, बाकी हम गिनते नहीं है। गिने जा सकते हैं, गिनते नहीं है। ठीक है, गिनते नहीं है तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर ही आते हैं। एक बोरी चावल हो गया, कितने भी बोरी चावल हो गया, तो उसका परिमाण किया जाता है, उसे मापा या तोला जाता है, मापतोल जिसका किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई सब्जी लेते हैं, जैसे कि 3 किलो आलू लिए हमने, 3 किलो आलू, 3 किलो आलू लिए। ठीक है, अब 3 किलो आलू को, आलू कितने आए वो गिन भी सकते हैं। अब वैसे ही 3 किलो आलू आप अलग बार लेंगे तो क्या वो जितने आप पहले 3 किलो आलू हुए हैं वो उतने थोड़ी होंगे? नहीं होंगे। आलू छोटे बड़े भी हो सकते हैं। आलू गिन कर नहीं लेते, हम तोल कर लेते हैं, इसलिए माप करके लेते हैं, यानी माप तोल करके ही लेते हैं, तोल करके लेते हैं। इसलिए 3 किलो आलू यदि सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, तो परिमाणवाचक विशेषण उसके अंदर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो परिमाणवाचक के अंदर निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण क्या है, इसको समझा देता हूं आपको। उसके बाद में हम सार्वनामिक विशेषण को शुरू करेंगे। तो यहां पर परिमाणवाचक हेडिंग डालते हैं। आपका परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक के अंदर एक होता है निश्चित परिमाण और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाण। यहां पर हम लिखते हैं निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, एक होता है अनिश्चित परिमाण। ठीक है, तो निश्चित परिमाण जैसे कि आपने लिखा 4 किलो अमरूद, 4 किलो केला लिख दिया आपने। ठीक है, ये एक निश्चित परिमाण है, कम से कम इतना तो पता है ना, 4 किलो आलू। अब मैंने एक लिख दिया कि 1 कैरेट, या कैरेट को क्या बोलते हैं, 1 टोकरी आलू,
मैंने यहाँ पर लिख दिया टोकरी भर आलू, टोकरी भर केला, ठीक है, टोकरी भर केला। तो क्या ये निश्चित है? टोकरी के अंदर तो कितने केले आ सकते हैं? 5 किलो, 7 किलो, 4 किलो, 10 किलो, कितने भी आ सकते हैं। तो ये निश्चित नहीं है। मैंने यहां पर लिखा 3 किलो घी, ठीक है, 3 किलो घी। अब 3 किलो घी है और मैंने यहां पर आगे लिख दिया ये निश्चित है 3 किलो, तो 3 किलो यहां पर तभी बोला गया 3 किलो घी है। और यहां पर मैंने लिख दिया कि एक डिब्बे भर घी, ठीक है, डिब्बे भर घी। मैंने ऐसा भी लिख दिया ना, एक डिब्बा घी, तो भी वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका माप तोल नहीं हो सकता है कि एक डिब्बा कितना बड़ा हो सकता है। डिब्बा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह चीज़ देखी जाती है कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 लीटर डीजल, 3 लीटर डीजल। और यहाँ पर मैं आप आगे लिख देता हूँ कुछ डीजल या थोड़ा सा डीजल, ठीक है, थोड़ा सा डीजल। अब थोड़ा सा कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ड्रम को बोले, और थोड़ा सा हो सकता है कि आप 100 ग्राम को बोले, या 100 मतलब 100 ml को बोले, कितने को भी बोल सकते हैं ना आप। तो ये अनिश्चित हो गया परिमाण और एक निश्चित परिमाण हो गया। तो निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण आपको समझ में आ रहा होगा, यही समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। तो अब मैं आपको संख्या और परिमाण के बीच में कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मेनली विशेषण के अंदर संख्या और परिमाण में ही थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि भाई जैसे 5 किलो अमरूद है और आपका 500 ग्राम अमरूद है या 10 अमरूद है, तो इनमें संख्या है या परिमाण है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो उसको मैं कंफ्यूजन को आपको दूर कर देता हूँ, ठीक है, मेनली उस कंफ्यूजन का आपको दूर करता हूँ। एक साइड में लिख लेता हूँ संख्या, किसे आप संख्या के अंदर कंसिडर करेंगे। एक साइड लिख लेता हूँ मैं परिमाण, जिसे आप परिमाण के अंदर कंसिडर करेंगे। परिमाण के अंदर तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको लिख लिए कि मैंने 500 ग्राम सेब लाए, ठीक है, जैसे बोला मैंने 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो यहाँ पर इसका माप हुआ है या तोल हुआ है। और वहीं हम बोल देते हैं कि 500 ग्राम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव, 500 ग्राम सेव है ना, आधा किलो सेव। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि 3 सेव, 3 सेव, तो यहाँ पर ये परिमाण है, निश्चित बात है। और 3 सेव यहाँ पर गिनती है पूरी, तो यहाँ पर निश्चित संख्या होगी, ठीक है। संख्या और परिमाण के अंदर वैसे तो कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा वाक्य आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर घोल के पे ले लीजिए। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है 4 केले खा लिए मैंने, ऐसे लिखा 4 केले खाए। और एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 kg केले खाए, 1 किलोग्राम केले खाए, 1 किलोग्राम केले खाए। अब 1 किलोग्राम है तो इसे मापा या तोला गया है, ठीक है। और 4 है, ये 4 संख्या है, इसे संख्या के हिसाब से आप टैकल कर लेना, इसे परिमाण के हिसाब से टैकल कर लेना, एकदम सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपना सार्वनामिक विशेषण है वो शुरू करते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, हेडिंग डालते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझिए, सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, ठीक है। यदि आप आज सार्वनामिक विशेषण को ध्यान से समझ लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर मैं पहले इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ, परिभाषा से आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आए तो मैं बैठा हूँ ना, ठीक है। जब सर्वनाम, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर या जुड़कर, लगकर विशेषण का अर्थ, विशेषण का अर्थ नहीं, विशेषण का कार्य करते हैं,
कार्य करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तब सर्वनामिक विशेषण होता है। और हमने सर्वनाम की परिभाषा में पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द ये, वह, उसका, ये सब संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी लड़के के नाम से पहले या फिर कोई स्थान के नाम से पहले या स्थान के नाम के जगह लग जाते हैं तो वो सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा से पूर्व जुड़कर या अपना वो विशेषण का कार्य करते हैं ना, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, वह सुंदर है। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो ये वह है, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस वह यहां पर ये वह है ना, ये सर्वनाम है, न कि यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया कि संज्ञा सबसे पहले जुड़ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, वह लड़का सुंदर है, वह। अब ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग नहीं हुआ, संज्ञा शब्द से पहले ये वह प्रयोग हुआ है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा शब्द से पूर्व यदि कोई सर्वनाम शब्द जुड़ता है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा शब्द से ये पहले जुड़कर ये उसकी ओर इशारा करता है, ना कि उसकी जगह पर ही, यानी संज्ञा के स्थान पर आ जाता है, संज्ञा की ओर इशारा करता है कि वह लड़का सुंदर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है। अब कोई आया का मतलब ये हो गया कि किसके लिए? कोई व्यक्ति के लिए या कोई स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है कि कोई स्थान पर कोई व्यक्ति आया है। तो ये क्या है? संज्ञा की जगह आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सर्वनाम। संज्ञा की जगह आया है तो ये सर्वनाम हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। लेकिन वहां पर मैंने लिख दिया कि कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, तो ये संज्ञा सबसे पूर्व में जुड़ गया और ये सर्वनाम न रहकर ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो आई होप आपको सार्वनामिक विशेषण में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बाकी मैं आपको एक चार्ट बनाकर अच्छे से समझा देता हूं कि सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में क्या मेन अंतर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं सर्वनाम, एक और हम लिख लेते हैं, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, इसको छोड़िए आप। सर्वनाम और एक और लिखा लेते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण। इस चार्ट से उदाहरण को समझने के बाद मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। एक मिनट, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यहां पर ये है संज्ञा से पूर्व जुड़ते हैं, ये संज्ञा से पूर्व प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा। उदाहरण में आपको बताता हूं, कोई बाजार जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है, तो यहां पर यह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। और यहां पर मैंने लिख दिया कि कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व जुड़ गया कोई, पूर्व जुड़ गया सर्वनाम कोई,
तो यहाँ पर यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए अगला उदाहरण और दे देता हूँ। वह मैच खेल रहा है, वह मैच खेल रहा है, मैच में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है। वह, ये यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, कोई व्यक्ति के लिए ये यहाँ पर आया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वह बालक क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वह बालक क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर यह संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द जुड़ा है, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और मैं उदाहरण ले लेता हूं कि वह खाना खा रहा है, क्या हो गया रे, वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है। और यहां पर लिख दिया मैंने वह व्यक्ति खाना बना रहा है, खाना बना रहा है। तो यहां क्या हुआ, यह सर्वनाम है और यह संज्ञा से पहले जुड़ा है, तो यह क्या हो गया, पहले जुड़कर सार्वनामिक विशेषण बन गया। आई होप इतने उदाहरण आपके लिए एनफ होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं समझना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। विशेषण की 3 अवस्था होती है मेनली, आपकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं को हम समझ लेते हैं। उसके बाद में हम संज्ञा से सर्वनाम कन्वर्ट करना और विशेषण से संज्ञा से विशेषण कन्वर्ट करना, विशेषण से संज्ञा को कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद में यह क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। विशेषण की अवस्था है, विशेषण की अवस्था है। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्था के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहली है आपकी मूल अवस्था, मूलावस्था। दूसरी है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी है उत्तमावस्था। क्या है, उत्तमा अवस्था। तीनों की परिभाषा और उदाहरण आपको बता देता हूं। तो ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, किसी विशेषण, किसी विशेषण पद की मूल अवस्था यही होती है, पद की मूल अवस्था, अवस्था जहां कोई तुलना नहीं होती, जहां कोई तुलना नहीं होती, तुलना नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि मैं अच्छा हूं, तो मैं अच्छा हूं, बस किसी से तुलना नहीं होगी। अब उत्तमा अवस्था में क्या है, इसमें एक अन्य से तुलना की जाती है, और उत्तरा अवस्था में अन्य से तुलना की जाती है, और उत्तमा अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, या मैं सबसे ईमानदार हूं, सबसे अच्छा हूं। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, दो वस्तु या व्यक्ति, दो वस्तु या व्यक्ति वस्तु या व्यक्तियों के गुण या दोष की, गुण और दोष की तुलना होती है। इसमें गुण या दोष की तुलना होती है। और यहां पर हम लिख देते हैं कि यहां तुलना होती नहीं है, यहां तुलना नहीं होती है। किसी भी गुण दोष का सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कोई नाम लेते हैं माया सुंदर है, ठीक है, उदाहरण लिख के लेते हैं, माया कोई लड़की का नाम है, ऐसे समझ लेना आप कि माया सुंदर है। एग्जाम्पल है ये, माया सुंदर है, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं कि माया गीता से सुंदर है, माया गीता से सुंदर है। यहां पर तुलना की गई है, मैंने आपको बताया ना कि यहां पर तुलना होती है गुण या दोष के आधार पर। गीता से सुंदर है, सुंदरता इसका क्या है, गुण है, सुंदर है। और यहां पर एक चीज लिख देते हैं, इसमें क्या है, श्रेष्ठतम वर्जन यहां पर दिखाया जाता है, किसी से तुलना ही नहीं की जाती, तुलना ही खत्म है उत्तमावस्था के अंदर। तो माया सबसे सुंदर है, माया सबसे सुंदर है, ऐसा होता है। तो आपको विशेषण की अवस्थाएं समझ लेनी है कि 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था होती है जिसके अंदर तुलना वगैरह नहीं की जाती है, वो अपने आप को मान लीजिए तो मैं सुंदर हूं, ठीक है, मैं बेईमान हूं, ठीक है, वो बेईमान है, ठीक है। फिर उत्तरावस्था के अंदर उदाहरण ले लेते हैं कि वो बेईमान, मूलावस्था के अंदर ले लेते हैं कि वह उससे ज्यादा बेईमान है या उससे बेईमान है। उत्तमावस्था के अंदर ये सबसे ज्यादा बेईमान है, ऐसे समझ लेना है आपको। तो उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था आपको समझ में आ गई होगी। इसका मैं आपको एक चार्ट बना के समझा देता हूं, जो बेसिकली यहाँ पर नाम उसके अंदर पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था समझते हैं। यहां पर नाम आ गया कोई, मान लेते हैं कि महान। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इस अवस्था के अंदर आपको तर लग जाता है, तो महानतर, महानतर। और यहां पर उत्तम, सबसे महान मैं ही हूं, तो महानतम, महानतर से सीधा महानतम, यहां पर गलत लिख दिया रे, महानतम, ठीक है। अगला मान लेते हैं कि न्यून, कम, ठीक है, न्यून, तो तर लग जाएगा, न्यूनतर और न्यूनतर, न्यूनतम, ठीक है। अब मान लेते, लिख लेते हैं जैसे कि उच्च, उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर उच्चतर प्राप्त की, और फिर उच्चतम शिक्षा प्राप्त की, उच्चतम शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठतर आदमी, उसके बाद श्रेष्ठतम आदमी, श्रेष्ठतम आदमी, सुंदर कन्या, सुंदरतर कन्या, सुंदरतम कन्या। तो कुछ ऐसे होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट पॉइंट बचा है, संज्ञा को विशेषण में कन्वर्ट करना और विशेषण से संज्ञा के अंदर कन्वर्ट करना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या संज्ञा से विशेषण बनाए जा सकते हैं या नहीं, इतना आप समझ लीजिए। जैसे उदाहरण समझा देता हूं, अब जोधपुर ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं हम ले लेते हैं जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। जोधपुर क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, यानी जोधपुर। अब जोधपुर से हमने बना दिया जोधपुरी, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, किसी चीज की विशेषता बताने वाला। जोधपुरी, साफा, साफा की विशेषता बताने वाला हो गया जोधपुरी। जयपुर, ये क्या बन गया, जयपुरी। जैसे बीकानेर, अरे सॉरी, बीकानेर, बीकानेर से क्या बन गया, बीकानेरी। भुजिया की विशेषता बता, बीकानेरी भुजिया। तो यहां पर बीकानेर क्या है, संज्ञा, संज्ञा से क्या विशेषण बन गया, तो यहां बीकानेरी, जी बिल्कुल, बीकानेरी भुजिया। तो भुजिया की विशेषता बताने वाला बन गया बीकानेर या बीकानेरी, ठीक है। बीकानेर से बीकानेर बन गया, तो संज्ञा से विशेषण बन गया। जैसे हमने ले लेते हैं कि धर्म, ठीक है, धर्म से बन जाता है धार्मिक। नीति,
तो बन जाता है नैतिक। ठीक है। तो ये क्या बन गए, संज्ञा से विशेषण बन गए। तो अब आप दिमाग लगाइए कि क्या विशेषण से संज्ञा बनाई जा सकती है। चलिए मैं आपको लिखाता हूं विशेषण। विशेषण से क्या संज्ञा बनाई जा सकती है, खोपड़ा लगाइए और आंसर दीजिए कि क्या विशेषण से संज्ञा बनाई जा सकती है। तो जैसे अच्छा, अच्छा एक विशेषण है, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है अच्छा, और यह एक विशेषण है। अब अच्छा से हम अच्छा ही बना देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अच्छा ही दिखाई नहीं देती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कोई व्यक्ति बुरा है और वो बुरा ही बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है, दिखाई नहीं देती है बुराई। ठीक है, फील होती है। तो ये बुरा विशेषण, बुराई संज्ञा। ठीक है। मीठा है, मिठास अनुभव किया जाता है, दिखाई नहीं दिया जाता। मीठा, मीठा से मिठास। ठीक है। कोई आदमी मोटा है, तो मोटापा क्या हो गया, विशेष संज्ञा हो गया। कौन सी, भाववाचक। जवान है, जवानी, जवान क्या है, विशेषण। जवानी क्या है, संज्ञा। ठीक है। जैसे लाल है, ठीक है, लाल से लालिमा बन जाती है। लालिमा क्या है, संज्ञा है। लाल क्या है, रंग है, रंग क्या है, विशेषण है। ठीक है। खट्टा क्या है, विशेषण है। और खटास, खटास क्या बन जाता है, संज्ञा। जैसे मैं आपको और उदाहरण दूं, जटिल क्या है, विशेषण। जटिलता क्या है, संज्ञा। तो आपको इतने उदाहरण मेरे हिसाब से काफी होंगे। मेरे हिसाब से विशेषण से रिलेटेड मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो अब आपको मैं बोल देता हूं मोटा मोटा। ये क्या हो रहा है भाई, अरे ऐसे मत करो रे, ऐसे मत करो, जाते जाते बोलने दो। थैंक यू। अमर, ये क्या है, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस क्लास को एंड तक देखे हैं आप तब। ये वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।